दिव्या के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वहीं वीरा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, क्या कहा था मैंने? तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो दिव्या। तुमने सोचा था यहाँ पर मुझे किडनैप कर लोगी और मुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा, लेकिन तुम नहीं जानती हो कि मेरे लोग मुझे बचाने के लिए कहीं भी आ सकते हैं। दिव्या काफी पैनिक हो रही थी और उसने चिल्लाते हुए कहा, कोई जरा इसका मुंह बंद कराए। मैं इसकी आवाज अब नहीं सुन सकती हूँ। एक तो वैसे भी मूड खराब है और ऊपर से ये। दिव्या ने अपने गार्ड से कहा, हमें ये सब जल्दी से ठीक करना होगा, क्योंकि अगर ऋषि को कुछ भी पता चला तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गार्ड ने दिव्या से पूछा, तो क्या हम इसे जाने दें या फिर? दिव्या ने उस गार्ड से कहा, अभी हमें इसकी चिंता छोड़नी होगी और जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बस देख लेना हम लोगों के कोई भी सबूत यहाँ पर ना रह जाएं। कहीं से भी ये साबित नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ मौजूद थे। दिव्या ने गार्ड को ऑर्डर दिया और खुद वहां से निकल गई। दिव्या काफी घबराई हुई थी और उधर गार्ड भी जल्द से जल्द निकलने की कोशिश कर रहे थे। उधर मॉल में आध्या और धैर्य का मूड काफी खराब हो चुका था। मॉल में उनका अब रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आध्या ने धैर्य से कहा, अब मुझे यहाँ से निकलना है धैर्य। मैं जब अपनी बॉस की शक्ल भी देख लेती हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है। धैर्य ने आध्या से कहा, तुम अपना मूड मत खराब करो, चलो हम कुछ चलकर अच्छा सा डिनर करते हैं। आध्या ने बहुत प्यार से धैर्य से कहा, धैर्य अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना है, हम कुछ बाहर चलकर खा लेंगे। क्यों ना हम आज स्ट्रीट फूड ट्राई करें धैर्य? धैर्य भी आध्या की बात पर राजी हो गया और दोनों बाहर निकल गए। धैर्य और आध्या ने बाहर जाकर स्ट्रीट फूड खाया और स्ट्रीट फूड खाने के बाद आध्या काफी खुश थी। आध्या ने धैर्य से कहा, आज मुझे मजा आ गया, सच में स्ट्रीट फूड की बात ही अलग है। धैर्य ने आध्या से कहा, बस मुझे तुम्हारी यही स्माइल और खुशी ही तो अच्छी लगती है। धैर्य ने आध्या की तरफ देखते हुए कहा, एक बात कहूँ आध्या? आध्या मजाक के मूड में थी और उसने कहा, एक नहीं तुम दो बात कहो। धैर्य ने आध्या से कहा, मैं हमेशा चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल हमेशा बरकरार रहे। तुम जब भी मेरे साथ रहो ऐसा महसूस करो जैसा कभी किया ही ना हो। मेरे साथ गुजरने वाला हर दिन तुम्हारा परफेक्ट हो। तुम जितना मेरे साथ खुश रहो, किसी और के साथ कभी भी वो खुशी तुम्हें ना मिले। तुम्हें मैं जिंदगी जहान का वो सब दे दूं जिससे तुम्हारी खुशी बढ़ती चली जाए। एक तरफ तो आध्या को धैर्य की बात सुनकर अच्छा लग रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ आध्या ने धैर्य से कहा, अरे रुको रुको रुको, मैं समझ गई, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ खुश हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। तुम्हें कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आध्या और धैर्य एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी धैर्य ने आध्या के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आध्या मुस्कुरा रही थी और धैर्य आध्या के करीब आया और उसके होठों पर किस कर लिया। आध्या ने धैर्य से कहा, अरे धैर्य, हम सड़क पर हैं और इस तरह बीच कार में ये सब करना कोई देख लेगा तो? धैर्य आध्या के लिप्स को स्मूच करते हुए बोला, कोई देख लेगा तो देखने दो। कौन सा मैं किसी और को किस कर रहा हूँ? अपनी बीवी को ही तो कर रहा हूँ। आध्या धैर्य की बात सुनकर हंसी और उसको अपने से दूर करती हुई बोली, अच्छा अब तुम गाड़ी चलाओ और यहाँ से चलो, सब हम लोगों को ही देख रहे हैं। आध्या मुस्कुरा रही थी। धैर्य ने भी तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। उधर दिव्या और उसके गार्ड वहां से निकल चुके थे। वीरा को काफी दर्द महसूस हो रहा था और वो परेशान थी। थोड़ी ही देर में ऋषि वहां पर मीडिया से बचते हुए आ गया और जैसे ही उसने वीरा को देखा वो हैरान रह गया।
वीरा की हालत बहुत खराब थी और उसे काफी चोट लगी हुई थी। ऋषि ने वीरा से कहा, वीरा ये तुम्हें क्या हो गया है और तुम यहाँ पर कैसे? किसने तुम्हारी ये हालत की? वीरा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी और जैसे ही ऋषि ने वीरा के बंधे हुए हाथों को खोला, वीरा बेहोशी की हालत में ऋषि के ऊपर ही गिर गई और ऋषि से लिपट गई। आज काफी समय बाद ऋषि और वीरा एक दूसरे के इतने करीब थे। ऋषि ने वीरा को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वीरा को बिल्कुल भी होश नहीं था। ऋषि ने खुद से ही कहा, इसकी तो हालत काफी खराब है, मुझे जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो इसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। वीरा का बदन बहुत ज्यादा जल रहा था और कई जगह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। ऋषि ने कहा, अगर ये सब दिव्या का ही किया हुआ है तो दिव्या जानती नहीं है कि उसने ये क्या कर दिया है। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। आखिर दिव्या ऐसा कैसे कर सकती है? अब बाहर इतनी मीडिया है, मैं कैसे इसे लेकर बाहर जाऊं? और यहाँ से सब लोग भाग कैसे गए हैं? तभी ऋषि एक दूसरे दरवाजे से वीरा को ले जाने लगा। ऋषि का पूरा फोकस था कि वो किसी तरह से वीरा को मीडिया की नजर से बचाकर बाहर ले गया और उसने वीरा को गाड़ी में बैठाया। वीरा अब भी होश में नहीं थी। ऋषि वीरा को हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगा। ऋषि वीरा को लेकर हॉस्पिटल गया और डॉक्टर से जल्द इलाज करने को कहा। डॉक्टर ने वीरा का इलाज शुरू किया और अगले दिन सुबह वीरा को होश आया। वीरा हैरान थी क्योंकि जिस वक्त वो बेहोश हुई थी तब वो एक ऐसी जगह पर थी जो काफी अंधेरे में थी। वहीं अब वो एक हॉस्पिटल में थी। उसके साथ भक्ति भी खड़ी हुई थी। वीरा ने भक्ति से कहा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? भक्ति ने जैसे ही देखा वीरा को होश आ गया था, वो काफी खुश हो गई और वहीं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई। उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। वीरा ने भक्ति को अपने पास बुलाते हुए पूछा, भक्ति, तुम रो क्यों रही हो? ऐसे रोते नहीं हैं, जो हो गया उसे भूल जाओ। भक्ति ने वीरा से कहा, मैं रो नहीं रही हूँ, लेकिन कहीं आपको कुछ हो जाता तो? वीरा ने भक्ति को संभालते हुए कहा, हो जाता, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है ना भक्ति। अभी तुम मुझे बताओ कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया है। भक्ति कुछ बताती उसी समय ऋषि वहां पर आ गया और ऋषि ने जैसे ही वीरा और भक्ति को क्लोज देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई और उसने गुस्से में भक्ति के हाथ को खींचते हुए उसे वीरा से अलग कर दिया। ऋषि ने गुस्से में भक्ति से कहा, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम हर किसी से इतना क्लोज ना हुआ करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात समझ क्यों नहीं आती है? तुमसे जिस बात के लिए मना किया जाता है तुम उसी को क्यों अक्सर करती हो? भक्ति वीरा से दूर हो गई और वीरा ऋषि की तरफ देखने लगी। ऋषि काफी ज्यादा गुस्से में था और उसे भक्ति और वीरा का इतना क्लोज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उधर आध्या जब घर में थी तो अचानक से उसे एक नोटिस आया और जब उसने वो नोटिस देखा तो हैरान रह गई। आध्या ने मन में कहा, आखिर ये ऑफिस से मुझे नोटिस क्यों आया है? जरूर बॉस मुझे अब किसी न किसी चीज में फंसाना चाहती है, लेकिन मैं भी इसकी बात का करारा जवाब दूंगी। मैं यूं ही फंसने वालों में से नहीं हूं। आध्या ने जब वो नोटिस पढ़ा तो वो हैरान रह गई और उसने खुद से ही कहा, आखिर मुझे किस बात के लिए ऑफिस को पैसे देने हैं? क्या ये बॉस पागल हो गई है और ये मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है? आध्या को जो नोटिस आया था उसमें आध्या को ऑफिस को कुछ रुपए लौटाने थे और आध्या की समझ से ये बात बाहर थी। आध्या ने कहा, मुझे खुद ही जाकर ऑफिस में पता लगाना होगा कि आखिर इन लोगों ने मुझसे पैसे क्यों मांगे हैं। आध्या बहुत ज्यादा परेशान थी और वो बिना देरी किए हुए ही ऑफिस के लिए निकल गई। उधर मोक्ष और प्रिशा एक साथ बैठे हुए कुछ प्लानिंग कर रहे थे। मोक्ष ने प्रिशा से कहा,
मैं अब तक सब कुछ तुम्हारे मुताबिक करता आया हूँ। तुमने जो कहा है वो मैंने किया है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। प्रिशा ने मोक्ष से कहा, इसमें मेरी गलती है क्या? क्या मैं नहीं चाहती हूँ कि वो दोनों अलग हो जाएं? लेकिन हर बार धैर्य कैसे ना कैसे करके उसे बचा लेता है। तो मैं क्या करूं? मोक्ष काफी गुस्से में था और उसने प्रिशा से कहा, तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होगा और इस बार सारा प्लान मुझे ही करना होगा। मैं इस बार उसे इस तरह से किडनैप करूंगा कि उसे बचाना तो दूर, धैर्य उसके बारे में पता भी नहीं लगा पाएगा। प्रिशा ने मोक्ष से कहा, नहीं मोक्ष, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। जो करूंगी मैं करूंगी। मोक्ष ने प्रिशा की ओर घूर कर देखा और बोला, तुमने इतने दिन से सब कुछ किया और क्या मिला? तुमने तो मुझसे कितनी बार कहा ना कि इस बार आध्या मेरी हो जाएगी, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। उल्टा अब तो आध्या मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी है। जो आध्या मेरी इतनी फिक्र करती थी, तुमने उसी के दिल में मेरे लिए नफरत जगा दी है और तुम कह रही हो कि तुम ये सब करोगी। मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और इस बार मैं अपने हिसाब से ही प्लान करूंगा। प्रिशा जानती थी कि मोक्ष थोड़ा सा साइको है और वो अपने आगे किसी की भी सुनने वाला नहीं था। और इस वक्त प्रिशा को मोक्ष की जरूरत थी, क्योंकि अगर मोक्ष प्रिशा के साथ नहीं रहा तो प्रिशा भी धैर्य को कभी भी नहीं पा सकेगी। प्रिशा ने तुरंत ही मोक्ष से कहा, ठीक है मोक्ष, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना कि जल्दबाजी और गुस्से में कुछ ऐसा कदम ना उठा लेना जिससे हम दोनों ही फंस जाएं। हमें इस बार बहुत सावधानी से सब कुछ करना होगा, क्योंकि पहले ही उन लोगों की हम पर नजर है। मोक्ष ने प्रिशा से गुस्से में कहा, वो सबकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना पता है मुझे क्या करना है और अब मैं अपने तरीके से गेम खेलूंगा और अब आध्या को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आध्या मेरी ही होकर रहेगी। मोक्ष ने प्रिशा से कहा, मेरा प्लान पूरी तरह से तैयार है, बस मुझे अपने प्लान को सफल बनाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें वो ही करना होगा जो मैं कहूंगा। प्रिशा ने मोक्ष से कहा, ठीक है मोक्ष, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। प्रिशा मोक्ष की हाँ में हाँ मिला रही थी। वहीं प्रिशा ने मन में कहा, यह कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा है और मुझे इसके पंख काटने ही होंगे, क्योंकि अगर मैंने इसके पंख नहीं काटे तो ये मुझसे भी आगे जाने की कोशिश करेगा। क्या मोक्ष अपने प्लान में सफल होगा?